हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 6 जो कि 2023 का टेस्ट सीरीज का है, प्रीलिम्स की है। इसमें हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 16। अब हम 17 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का क्या है, इस चैनल में स्वागत है और आप सभी को इस चैनल्स की ओर से हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का मनोकामनाएं 2023 में जो है कंप्लीट हो जाए। आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें और उसको कंप्लीट कीजिए। अभी जो है यूपीएससी की जो प्री एग्जाम्स है मई में होने वाली है, यानी कि लगभग 4 महीना बचा हुआ है। 4 और मई तो छोड़ दीजिए, मई क्या है पूरी प्रैक्टिस में देना पड़ेगा। तो आप अपनी ध्यान पूरा प्रैक्टिस में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ें उनको क्या कीजिए, रिवाइज करने का कोशिश करें, अधिक से अधिक हो सके। अपनी जो मन है उसे पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दें, ठीक है। क्योंकि मन का जो आदत ही है क्या है, भटकाव होता है। तो आप अपनी थोड़ा मेडिटेशन क्या कीजिए, ठीक है, योग और मेडिटेशन क्या कीजिए, जिससे क्या होगा, ध्यान बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जैसे गीता में कहा भी गया है कि शरीर से ज़्यादा ताकतवर जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का इंद्रिया होता है। और इंद्रिया से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी कि श्रेष्ठ होता है, क्या होता है, मन होता है। और मन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है बुद्धि। तो अपनी बुद्धि से क्या कीजिए, मन और इंद्रिया को क्या कीजिए, अपने कंट्रोल में रख लीजिए और अपनी तैयारी में फोकस कीजिए। जिससे क्या होगा, रोजाना अपनी डायरी रखिए और फिक्स कीजिए कितना से कितना पढ़ना है। और रोज सोने से पहले उसका आकलन किया करिए कि कितना जो टारगेट बनाए थे वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया। उसको क्या कीजिए, कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्वेश्चन और आप अपनी स्टडी अच्छी प्रकार से क्या कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की 17 नंबर, पीरियड पॉवर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीरियड पॉवर्टी से संबंधित है, तो इसके बारे में कथन 1 देखें। तो यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति जिसे सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है उन्हें वहन नहीं कर सकता। तो ये क्या बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है और उन्हें वहन नहीं कर सकता है। सही है। दूसरा नंबर देखें, फिनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने फ्री पीरियड प्रोडक्ट के उपयोग के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा की। नहीं, यहाँ पे फिनलैंड नहीं होना चाहिए, आयरलैंड, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, गलत हो गया। कथन 3 देखें, भारत में सूची योजना और सबला कार्यक्रम मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित है। एकदम सही है। भारत में जो सूची योजना और सबला कार्यक्रम ये मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित है। तो इस प्रकार कथन 1 और 3 इसका क्या हो गया, सही हो गया। कथन 1 और 3, ठीक है। तो ये किस में है, हम लोग का डी नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसकी व्याख्या देखें तो ये रहा इसकी व्याख्या। पीरियड पॉवर्टी यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति जिसे सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है वह उन्हें वहन नहीं कर सकता। देख लीजिए, इसलिए क्या है, कथन 1 हम लोग का सही हो गया। आगे बढ़े हम, कथन 2 देखें। स्कॉटलैंड फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स तक पहुंच के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया। यहाँ देख सकते हैं कौन सा, स्कॉटलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड बोल दिए थे, सॉरी, क्या था, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है पहला देश बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। आगे हम देखें, ये देख सकते हैं, सबला कार्यक्रम इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। यह पोषण, स्वस्थ स्वच्छता और प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, ग्रामीण माता और शिशु देखभाल केंद्रों से जुड़ा हुआ है, पर केंद्रित है। अतः कथन 3 सही है। कथन 3 क्या हो गया, सही हो गया। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश इन्हें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में जारी किया गया था। तो ये देख लीजिए, इसको कब किया गया था, 2015 में जारी किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ विद्यालय मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन भी स्वच्छ भारत मिशन का एक अभिन्न अंग है।
स्वच्छता 2017 में लिंग संबंधी मुद्दों के लिए दिशा निर्देश। ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा सुरक्षा के संबंध में महिलाओं तथा लड़कियों के लैंगिक समानता तथा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किए गए हैं। 17 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर। हाल ही में खबरों में रही पेन प्लस रणनीति संबंधित है। पेन प्लस रणनीति जो है किससे संबंधित है? तो गैर संचरणीय रोग से। गैर संचरणीय रोग, जिसमें क्या होता है, गैर संचरणीय रोग होता है, उसको क्या है, समान ये दिलाने के लिए, मतलब समान दिलाने के लिए क्या किया गया है, एक योजना, एक रणनीति बनाई गई है। तो ये क्या था, समाचार में था हाल में। ये क्या है, गैर संचरणीय रोग से। इसकी व्याख्या देखें। अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने गंभीर गैर संचारी रोगों एनसीडी के निदान, उपचार और देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पेन प्लस रणनीति नामक नई रणनीति अपनाई। तो ये देख लिए किससे था, ठीक है। पेन प्लस रणनीति प्रथम स्तर की संदर्भित स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय रणनीति है। रणनीति का उद्देश्य पुराने और गंभीर एनसीडीएस रोगियों की उपचार देखभाल तक पहुंच के अंतर को समाप्त करना है। क्या है, उसके बीच में जो अंतर होता है उसको समाप्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कथन सी हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट हम देखें 19 नंबर। हाल ही में समाचारों में देखा गया पद CSA6 संदर्भित है। नए पहचाने गए जीन अंतरिक्ष मिशन से सुपर कंप्यूटर से कैंसर रोधी दवा से। तो ये किससे संबंधित है? नए पहचाने गए जीन, ठीक है। CSA6 क्या है? जीन से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखना चाहें, नाइनटीन नंबर ये रहा। CSA6 यह एक नया पहचाना गया जीन है जो कवक संक्रमण कैंडिडियासिस को रोक सकता है, जो अक्सर गहन देखभाल इकाई रोगियों, कैंसर रोगियों और इम्यूनोसप्रेसिस थेरेपी प्राप्त करने वाले रोगियों को प्रभावित करता है। इसलिए विकल्प ए क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शून्य बजट प्राकृतिक खेती। देख लिए आजकल हाल ही में क्या है, चर्चा में ये था, ठीक है, समाचार में थे। तो करंट से लिया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग, हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर, आसपास के क्षेत्रों में गंगा की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये क्या है, उपयुक्त में से कौन अर्थ गंगा परियोजना के कार्य क्षेत्र है? तो गंगा परियोजना से संबंधित क्या है, ये सभी के सभी है, ठीक है। शून्य बजट यानी कि गंगा जो नदी रहेगा उसकी दोनों छोर में क्या है, लगभग 10 किलोमीटर की दूर तक क्या है, खेती करना, जिसमें क्या होगा, शून्य बजट में यानी कि प्रकृति की जो उपजाऊ जमीन वहाँ पे है, नदी द्वारा संक्षेप किया गया मिट्टी में, वहाँ पे खेती करना। तो इस प्रकार क्या है, कथन एक सही है। कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग, ये भी उसी से संबंधित है। ये चारों के चारों उसी से संबंधित है, इसलिए इसकी डी नंबर सही हो जाएगा। 1 2 3 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं 20 नंबर। देखते हैं व्याख्या। अर्थगंगा परियोजना नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों की सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये क्या करते हैं, अर्थगंगा गंगा के आसपास के क्षेत्र में सतत विकास पर ध्यान देता है। मूलतः अर्थगंगा मॉडल लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करने का प्रयास है। तो लोगों को क्या है, नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करने का प्रयास है। विशेषता है, अर्थगंगा के तहत सरकार 6
कार्य क्षेत्रों पर काम कर रही है। पहला, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। देख लीजिए, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, इसमें क्या है, नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर पर रासायनिक मुक्ति खेती और गोवर्धन योजना, ठीक है, गोवर्धन योजना के माध्यम से गोबर को उर्वरक के रूप में बढ़ावा देना शामिल है। गोबर को क्या है, उर्वरक की जगह पे देना शामिल है। दूसरा देखते हैं, कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग, ठीक है, कीचड़ और अपशिष्ट जल का क्या है, मुद्रीकरण और पुनः उपयोग। आगे देखते हैं थर्ड, गंगा में हाट बनाकर आजीविका सृजन करने का अवसर भी शामिल है। तो वहाँ पे क्या है, बाजार हाट बना के। चौथा क्या है, नदी से जुड़े हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाकर जन भागीदारी को बढ़ाना है। उसके बाद, यह मॉडल नौ पर्यटन, साहसिक खेलों और योग गतिविधियों के माध्यम से गंगा एवं उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो देख सकते हैं सांस्कृतिक विरासत। अंत में, मॉडल बेहतर जल प्रशासन के लिए स्थानिक प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प डी सही हो गया, ठीक है। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने भाई एवं बहनों और दोस्तों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। आपको इस चैनल्स में यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस की प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस प्री प्लस मेंस दोनों के मिलेंगे, साथ ही टॉपर्स कॉपीज की वीडियोज, एनसीईआरटी की वीडियोज और टेस्ट सीरीज जो चल रहा है इस प्रकार टेस्ट सीरीज की वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। प्रतिबंध एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंडोन्यूक्लिएजेज की डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं, जबकि एक्सोन्यूक्लिएजेज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थिति में कटौती करते हैं। तो ये जो कथन है सही नहीं है, ठीक है। 2 नंबर, प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में एक विशिष्ट पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचानता है, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। तो ये क्या हो गया, 2 नंबर कथन सही हो गया। तो इसका कौन सा सही है बोल रहा है, तो केवल 2 है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिबंध एंजाइम न्यूक्लिएजेज कहलाने वाले एंजाइम के बड़े वर्ग में आते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज एवं एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लिएजेज डीएनए को भीतर विशिष्ट स्तर पर काटते हैं। तो ये क्या है, भीतर विशिष्ट स्तर पर काटते हैं, इसलिए क्या है, कथन 1 सही नहीं है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। जब यह अपनी विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिनी की दोनों श्रृंखलाओं को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विकसित विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएजेज डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इसका जो हो गया कथन 2 क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखें हम 22। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्यजीव अभयारण्य राज्य रानीपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। रानीपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर चांगथांग अरुणाचल प्रदेश, नहीं, चांगथांग कहाँ पे है, लद्दाख में। अभी फिलहाल ये क्या है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यानी कि पहले तो अभी क्या है, लद्दाख में। तो कथन मतलब ये जो मेल नहीं है। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश, ये सही है, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश। उपयुक्त युग्मों से कितने सही सुमिलित है, तो 2 सही सुमिलित है, तो बी नंबर हो जाएगा, केवल 2 युग, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या देखने जैसे नहीं है। आगे देखते हैं 23। गैबन निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। गैबन, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो। तो ये जो है गैबन जो है ये तीनों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। कैमरून के साथ भी,
इक्वेटोरियल गिनी के साथ भी और कांगो के साथ भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी नंबर। इसकी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी मैप देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया हम लोग का गिवन। और इधर देख लीजिए इक्वेटोरियल गिनी, इधर देख लीजिए गैम्बर, और ये, ठीक है, ये हम लोग का गहनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कांगो हो गया, और एक क्या है, इक्वेटोरियल कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो। कांगो ये यहाँ पे देख लीजिए कांगो, ठीक है। और इधर एटलांटिक महासागर है, एटलांटिक ओकेजन, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबसे इसके साथ सीमा साझा करता है, इसलिए तीनों सही है। हम नेक्स्ट देखते हैं 24। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्लेंटेट्रा निमेटोसिस्ट, स्लेंटेट्रा निमेटोसिस्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए जो संघ है स्लेंटेट्रा, इसका लक्षण क्या होता है, निमेटोसिस्ट, ठीक है, निमेटोसिस्ट, तो ये सही है। टेनोफोरा माल्पीघियन न लिखा है, माल्पीघियन न लिखा है, ये सही नहीं है, ठीक है। प्लेटी हेल्मीथीज फ्लेम सेल सही है। एनेलिडा नेफ्रिडिया, तो ये भी सही है। दो कथन, जो दो क्या है, सही लक्षण नहीं है टेनोफोरा का, ठीक है, सही लक्षण नहीं है। तो यहाँ से कितने सही सुमिलित है बोल रहा है, तो 3 है, ठीक है, 2 नहीं है तो 3, यानी कि सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं 24, ये रहा सी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित संघों की विशेषता है, सिलेंट्रेटा नाइटेरिया, ठीक है, सॉरी। तो आप इसकी क्या कीजिएगा, पूरा व्याख्या देख लीजिएगा। देख लीजिए, एक क्या है, सुमिलित है, ठीक है, दूसरा सुमिलित नहीं है। उसी प्रकार इनका जो है पूरा आप देख लीजिएगा, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25। तो 25 देखते हैं। किसी दिए गए समय में मृदा में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि पोषक तत्वों की मात्रा को कहा जाता है। आदि पोषक तो क्या क्या रहता है मौजूद, किसी भी मृदा में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, यानी कि ये सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है। स्थित शस्य या खड़ी फसल, अस्थायी अवस्था, क्रमक, ह्यूमस, तो इसमें से क्या कहा जाता है, इसको अस्थायी अवस्था क्या कहा जाता है, अस्थायी अवस्था कहा जाता है। अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये देख सकते हैं हम लोग। मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि की अस्थायी अवस्था के आदि को अस्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया गया है। तो देख सकते हैं अस्थायी अवस्था, इसलिए ये सही हो गया। बाकी आप ये सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 26 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मूसला जड़ है और इधर कार्य या उद्देश्य। मूसला संग्रह से है, ठीक है, जड़ जो होता है संग्रह से होता है। अवस्थम जो होता है सहारा देता है, यानी ताना, ठीक है। श्वसन मूल, श्वसन, ठीक है, श्वसन मूल, श्वसन, इसमें से क्या है, सभी सही है, ठीक है, सभी का। तो इसमें से निम्नलिखित में से कितने युग्म सही है, तो तीनों युग्म सही है, डी नंबर। इसके हम लोग देख सकते हैं 26 था, ठीक है, डी नंबर। पौधों में मूल तंत्र, पौधों में भूमिगत भाग को जड़ कहते हैं, उनका कार्य जल और खनिज अवशोषण। तो ये देख लीजिए, साइंस से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। गाजर तथा सलगम की मूसले जड़ें, कथन एक सुमिलित है। मक्का तथा गन्ने देख लिए, तने से भी सहारा देने वाली जड़ें तने की निचली गांठों से निचली है, इन्हें अवस्थम कहते हैं। तो क्या है ये, जड़ वाले जड़ें तने के निचले गांठ, तने से निचले होता है, तो युग्म 2 भी सही है। कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है, ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। तो ये क्या है, 3 भी सही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 27। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन नियमों में केवल पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया जाता है। नहीं, इसमें क्या आता है,
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम जितना भी बैटरी बनाया जाता है सभी को क्या करता है, शामिल किया जाता है। इस प्रकार ये कथन एक गलत हो गया। कथन 2, अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण और पुनर्चक्रण या नवीकरण नवीकरण का दायित्व अंतिम उपभोक्ता का होता है। तो जो बैटरी होता है उसका क्या होता है, पुनर्चक्रण या संग्रह का जो अंतिम दायित्व होता है वो उपभोक्ता का बोला जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। अंतिम जो ये होता है दायित्व होता है वो क्या होता है, जो कंपनी बनाता है उसका होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों गलत हो गया। तो इसका सही आंसर डी, ना तो 1 ना ही 2। व्याख्या देखना चाहे तो ये रहा 27। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, इसका उद्देश्य पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट बैटरियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। ये नियम बैटरी प्रबंधन एवं संचालन नियम 2001 का स्थान लेंगे। 2001 में पहले बनाया गया था। इन नियमों में सभी तरह की बैटरियों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। ये नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR की अवधारणा पर आधारित है, जिनके तहत बैटरी के निर्माता अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्रण, नवीकरण करने के साथ कचरे से प्राप्त सामग्री का उपयोग नई बैटरी के निर्माण में करने के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन 2 भी सही नहीं। ठीक है, कथन 2 भी सही नहीं है। अब देखते हैं हम 28। देख लीजिए, हिस्ट्री से आ गया। वह नौजवान भारत सभा की सदस्य थी और उन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी संडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर में भेष बदलकर भागने में मदद किया। तो क्या है, भगत सिंह को भेष बदलकर भागने में मदद की थी। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का बदला लेने के लिए, जब ये तीनों को फांसी दे दिया गया तो बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हैली को मारने का असफल प्रयास किया। तो उसको मारने का कोशिश किया था लेकिन उसमें असफल हो गया। उपयुक्त विवरण भारत के निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को सर्वाधिक उपयुक्त वर्णित करता है? दुर्गावती देवी, कल्पना दत्त, झलकारी बाई, प्रीतिलता वडेदार। तो इसमें से क्या होता है? दुर्गा देवी। ठीक है, दुर्गा देवी इसका सही आंसर है। क्या? दुर्गा देवी। इसकी हम लोग व्याख्या देख सकते हैं 28। तो ये बाकी सबका दिया हुआ देख लीजिएगा यहाँ पे, बस इनमें इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं। दुर्गावती देवी, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। लोकप्रिय रूप से दुर्गा भाभी के नाम से जाने जाती है। इलाहाबाद में हुआ था और इसको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है लोग। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य भागवती चरण बोहरा से शादी की। तो किससे शादी की थी? भागवती चरण बोहरा से। वह नौजवान भारत सभा की सदस्य भी थी। इन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी संडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में मदद की। देख सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड हैली की हत्या करने की प्रयास की, जिसमें असफल रही। इसलिए जो कथन क्या है ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 29 नंबर देखते हैं। इसमें देख लीजिए ये सब दिया हुआ है। बेगम हजरत महल, इन लोगों के बारे में भी दिया हुआ है, ये आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेलू नचियार, तो ये सारा आप देख लीजिएगा। कल्पना दत्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रीतिलता वडेदार, तो ये सब क्या था, ऑप्शन में था, उनके बारे में दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं। नहीं, यहाँ धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होना चाहिए। DNA क्या होता है? ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया? कथन 1 गलत हो गया। जेल विद्युत का संचालन इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान DNA के टुकड़े एनोड की ओर बढ़ता है। ये सही है। जेल विद्युत का संचालन के दौरान क्या होता है? DNA के टुकड़े जो होता है एनोड की ओर बढ़ता है। तो ये सही हो गया। कथन 3, जेल विद्युत का संचालन के दौरान DNA का सबसे छोटा टुकड़ा एनोड के सबसे करीब जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो 2 और 3 इसका सही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। कितना है ये? 29 ना। 29 का हम देख सकते हैं व्याख्या। DNA एक खंड उनकी बैकबोन में फॉस्फेट समूह की उपस्थिति के कारण नकारात्मक रूप से आवेशित अणु
होते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। डीएनए खंड को एक जेल विद्युत का संचालन उपकरण में अलग किया जा सकता है, जिससे उन्हें एक माध्यम या मैट्रिक के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के तहत एनोड की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। डीएनए खंडों को एगारोज जेल के निस्पंदन प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। इस कारण खंड खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे, अतः कथन 3 भी सही है। तो केवल कथन 1 गलत है, इसमें 2 और 3 सही थे, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया हम लोग का, बी हो गया, जिसमें 2 और 3 है। आगे देखते हैं हम लोग, ये फिर से हिस्ट्री से आ गया। लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के सबसे कम आयु की वायसराय थे। तो लॉर्ड कर्जन एकदम सही, 39 वर्ष का था, ठीक है। तो वह ब्रिटिश शासन के दौरान क्या था, भारत के सबसे कम आयु के वायसराय थे। उनके वायसराय के कार्यकाल के समय सूरत विभाजन हुआ नहीं, इसमें क्या है, मिंटो, ठीक है। वायसराय मिंटो के समय हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। वह वाणिज्य और उद्योग विभाग के स्थापना के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसके जो कार्यकाल में क्या है, वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना हुआ था, इसलिए ये भी सही है। तो क्या है, 1 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हम लोग नेक्स्ट मतलब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 30 लॉर्ड कर्जन जॉर्ज नाथानियल कर्जन 11 जनवरी 1859 से 20 मार्च 1985 का जन्म इंग्लैंड में केडलस्टन हॉल में हुआ था। एक ब्रिटिश राजनेता और विदेश सचिव थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने लॉर्ड एल्गिन का स्थान लिया और वर्ष 1899 और 1905 के बीच 1905 ठीक है 1899 से 1905 के बीच भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। हुआ 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने, अतः कथन 1 सही है। कर्जन की नीति, कर्जन की क्या क्या नीतियाँ थी, यहाँ पे उनकी नीति सारा दिया हुआ, ठीक है। ये सब नीति देख लीजिएगा आप। तो वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना क्या किया, वाणिज्य और उद्योग विभाग का भी इन्होंने स्थापना किया, इसलिए वो सही हो गया, ठीक है। और उसमें क्या क्या विभाजन के समय वो थे, जैसे बंगाल विभाजन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो ये सब वो थे, ठीक है। तो कथन 3 भी सही होगा, देख लेते हैं हम लोग। तो कथन 3 वाणिज्य और उद्योग विभाग का स्थापना, इसलिए कथन 3 क्या हो गया, सही हो गया। आगे हम देखते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में हुए वार्षिक अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच हुआ। तो 1907 में सूरत में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें चरमपंथी और नरमपंथियों में विभाजन हो गया। लॉर्ड मिंटो, ठीक है, देख लीजिए, लॉर्ड मिंटो 2 के वायसराय के दौरान हुआ था, तो इसलिए कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। हम 31 देखते हैं आप। ध्रुवीय परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होता है या आर्कटिक में लाइकेन की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, कथन 1 गलत है, ठीक है, और कथन 2 सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2, ठीक है। ध्रुवीय परावर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की क्या हुआ, वृद्धि हुई। जबकि पूरे ग्रह में परिवर्तन देखे जाते हैं। सतही वायु तापमान और शुद्ध विकिरण संतुलित में कोई भी परिवर्तन उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर बड़े परिवर्तन उत्पन्न करता है। इस घटना को ध्रुवीय परावर्तन के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये परिवर्तन उत्तरी आकांक्षों पर अधिक स्पष्ट है और इन्हें आर्कटिक परावर्तन के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 क्या है, सही नहीं है। इस प्रकार ध्रुवीय परावर्तन के प्रभाव, इनकी क्या क्या प्रभाव है। वार्मिंग से वर्षा की घटनाओं में भी वृद्धि होती है, जो बारहसिंगों के लिए लाइकेन की उपलब्धता और पहुंच को प्रभावित कर रही है, जिससे व्यापक भूखमरी और मृत्यु हो रही है। इसलिए कथन 2 क्या है, सही है, ठीक है। तो कथन 2 इनका सही हो गया।
आज की लास्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। तो प्लीज़ आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा। पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वहिका का होना, देख लीजिए ये क्या है, क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस बुक में ये मिल जाएगा, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। वहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। तो वहिका का होना क्या होता है, वहिका रहेगा तभी जाके क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जिम्नोस्पर्म में चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं का अभाव होता है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, चालनी नलिका और सहचर कोशिका ये नहीं होता है। तो ये क्या है, दोनों कथन सही है। कथन 1 और 2 क्या है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये क्या है, इसकी आप व्याख्या देख लीजिएगा, ये क्या है एनसीईआरटी की ये में है। या फिर देखना चाहे तो देख लीजिए, पौधों में जटिल ऊतक, पौधों में 2 प्रकार के जटिल ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम मूल या जड़ से, ये यहाँ पे देखते हैं, पौधों के भागों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है, जाइलम यानी कि जड़ से, ठीक है। ये 4 तत्व वाहिनी वहिका, जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, वाहिनी की लंबी अथवा नलिकाकार कोशिकाओं की है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है और गुहिका शुंडाकार होती है। वहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है, अतः कथन 1 सही है। ये पढ़ लीजिएगा आप पूरा। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती है, चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं का अभाव होता है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी, 1 और 2 दोनों। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।